शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बिल्कुल यूनिट नंबर 5 को पूरी तरह से आपने रिवाइज कर लिया होगा शुरू से अंत तक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। टफ यूनिट नहीं है, आसान यूनिट है। अनुदेशनात्मक व्यूह रचना है। जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक हमें विषय वस्तु टफ लगती है, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद और अभ्यास के बाद तो विषय वस्तु बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हमने अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं को पढ़ा था और उसी से संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रेडी हैं आप, तैयार हैं? चलिए, अगर आप तैयार हैं तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। शिक्षण प्रतिमान है। क्या है शिक्षण प्रतिमान? बताओ। शिक्षण विधि है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, शिक्षण व्यूह रचना है या कोई नहीं? क्या आंसर होगा? सोचकर बताइए, सोच लीजिए क्या आंसर है। शिक्षण प्रतिमान है। देखिए, शिक्षण विधि ये तो अपने आप में एक व्यूह रचना है, ये भी अपने आप में व्यूह रचना है और ये भी अपने आप में क्या है? एक व्यूह रचना है। शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण व्यूह रचना है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आपको पता ही है कि व्यूह रचनाओं के अंतर्गत हमने पहली व्यूह रचना उपागम पढ़ी थी, दूसरी व्यूह रचना क्या पढ़ी थी? शिक्षण प्रतिमान। तो यहाँ आ जाए, शिक्षण उपागम है, शिक्षण उपागम भी क्या है? शिक्षण व्यूह रचना है। शिक्षण प्रतिमान है, क्या है? शिक्षण व्यूह रचना है। यहाँ आ जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री भी क्या है? शिक्षण व्यूह रचना है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षण व्यूह रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। किसके? शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व। याद आ रहा होगा आपको, आधारभूत तत्व लिखवाए हैं मैंने, तो बताइए क्या क्या है आधारभूत तत्व? उद्देश्य, नंबर 2 संरचना एवं सामाजिक प्रणाली, नंबर 3 मूल्यांकन, नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्या है आंसर? शिक्षण प्रतिमान बिल्कुल आपने पढ़े हैं, आधारभूत तत्व भी आपने पढ़े होंगे। पहला आधारभूत तत्व क्या था? उद्देश्य कह दो, लक्ष्य कह दो या किरण केंद्र, फोकस। ठीक है, फिर सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। ठीक है, सहायक प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा है। मूल्यांकन, ये सब आधारभूत तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी आधारभूत तत्व क्या है? उपरोक्त सभी। क्लियर है? फोकस, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, मूल्यांकन, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व में। पूरी तरह से बताया है, पूरी तरह से पढ़ाया है। यहाँ से संबंधित प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बन जाते हैं, बन चुके हैं। तो आधारभूत तत्वों को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत। पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास हुआ या विकास किया, किसने किया भाई? पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। ठीक है, इसका विकास किसने किया? जे रिचार्ड सचमैन ने, जॉन डीवी ने, डैनियल डेविस ने या वॉटसन ने? बताइए। पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान पूछा है, ध्यान देना शब्द पर, पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। यहाँ जैविक विज्ञान पृच्छा प्रशिक्षण नहीं पूछा है, सिंपल आया पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। और इसका विकास किसने किया है? जे रिचार्ड सचमैन ने। ठीक है, इस तरह से प्रवर्तक भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि आपके प्रतिमान का नाम दे दिया जाता है और प्रवर्तक का नाम पूछा जाता है। तो पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया? जे रिचार्ड सचमैन। क्लियर है? चलो, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया भाई?
प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, या इसे हम क्या कहते हैं, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। बताइए किसने दिया था ये, जीन पियाजे, डेविड आसुबेल, सचमेन या B.S. ब्लूम? क्या आएगा करेक्ट आंसर? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? सिंपल, किसने किया? डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल। ठीक है, मौखिक अर्थपूर्ण अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, या इसे कहते हैं अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। किसने दिया है? डेविड आसुबेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हर्बर्ट शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? बताइए, क्या उपागम पढ़े हैं आपने? उपागम क्या है? उपागम भी क्या है? एक व्यू रचना है। उपागम क्या है? व्यू रचना है। कितने उपागम पढ़े थे हमने? 3 उपागम पढ़े थे, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। ठीक है, तो हर्बर्ट शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? स्मृति, बौद्ध स्तर या चिंतन स्तर, या फिर कोई नहीं? याद आ रहा होगा सब कुछ? यस, बताइए। हर्बर्ट शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? बिल्कुल सोच लिया होगा और सही सोचा है आपने, स्मृति स्तर पर। ठीक है, हर्बर्ट स्मृति, मॉरिसन बौद्ध, हंट शिक्षण उपागम चिंतन। हंट शिक्षण उपागम चिंतन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉरिसन शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? वेरी सिंपल, अभी बता चुकी हूं। ठीक है, स्मृति स्तर पर आधारित कौन है? हर्बर्ट, बौद्ध, मॉरिसन, चिंतन, हंट। क्लियर? इस तरह से याद रख लेना है। स्मृति स्तर पर आधारित हर्बर्ट है, बौद्ध स्तर पर आधारित मॉरिसन है, चिंतन स्तर पर आधारित हंट है। तो मॉरिसन पूछा है, आंसर क्या आएगा? बौद्ध स्तर पर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हंट शिक्षण उपागम कौन से स्तर पर आधारित है? ये तो आंख बंद करके जवाब दे देना है। कौन से स्तर पर आधारित है? चिंतन स्तर पर। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। स्मृति की अवस्थाएं हैं। स्मृति कह दो, स्मरण कह दो, मेमोरी बोलेंगे इंग्लिश में। अवस्थाएं कौन कौन सी है? अधिगम, धारणा, प्रत्यय स्मरण, उपरोक्त सभी। बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं स्मृति की? कैसे होता है स्मरण? आप स्मरण कैसे करते हैं? सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। जो भी आप अधिगम करते हैं उसे पूरी तरह से आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं। फिर उसी का आप क्या करते हैं? प्रत्यय स्मरण, और इसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। पहले हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसे पूरी तरह से धारण करते हैं, फिर उसी का प्रत्यय स्मरण करना। ठीक है, चेतन मन से अधिगम करते हुए धारण करते हैं, सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं अचेतन मन में, फिर उन्हीं बातों का प्रत्यय स्मरण कर लेना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। तो ये सारी अवस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी। आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक, चलो। अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है शीघ्र अधिगम होना, व्यर्थ की बातों को भूलना, प्रत्यय स्मरण करना, शीघ्र विस्मृत होना। यस, क्या आएगा आंसर? सोचो। ठीक है, सोच लिया। अब देखो, अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। शीघ्र अधिगम होना, ये तो अच्छी स्मृति की विशेषता है। व्यर्थ की बातों को भूलना, ये अच्छी स्मृति की विशेषता है। जो बेकार की बातें, उन्हें हमें यहाँ नहीं रखना चाहिए। एक अच्छी स्मृति की पहचान होती है कि बेकार की बातों को तुरंत भूल जाओ, ये अच्छी स्मृति की पहचान होती है। तो व्यर्थ की बातों को भूलना, ये भी विशेषता है। प्रत्यय
प्रत्यय स्मरण करना ये भी विशेषता है। शीघ्र विस्मृत होना ये अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। शीघ्र विस्मृत होना आंसर आएगा नंबर 4। ये एक अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? शीघ्र अधिगम होना, व्यर्थ की बातों को भूलना, प्रत्यय स्मरण करना, धारण करना, ये अच्छी स्मृति की क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हर्बर्ट शिक्षण उपागम में, हर्बर्ट शिक्षण उपागम आपने पढ़ा है, इसमें बताओ छात्र अधिक सक्रिय होता है, शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, उपरोक्त दोनों यानी दोनों सक्रिय होते हैं या कोई नहीं? क्या आंसर आएगा? सोच लिया है? हर्बर्ट शिक्षण उपागम की बात हो रही है। हर्बर्ट शिक्षण उपागम जो स्मृति स्तर पर आधारित होता है, और स्मृति स्तर पर आधारित होता है यानी तथ्यों का सीधे सीधे स्मरण कराया जाता है। यहाँ पर सक्रिय भूमिका, अधिक सक्रिय भूमिका किसकी होती? शिक्षक की होती है। छात्र तो मात्र श्रोता होता है और उनको स्मरण करता चला जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट शिक्षण उपागम में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान होगा आपको। मॉरिसन शिक्षण उपागम में बताइए, केवल छात्र सक्रिय रहता है, केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, छात्र निष्क्रिय रहता है? क्या आंसर आएगा? मॉरिसन शिक्षण उपागम बताइए, जो बौद्ध स्तर पर आधारित है, जिसमें बालकों को तथ्यों का अवबोध कराया जाता है। तो अवबोध कराया जाता है तो केवल छात्र सक्रिय रहता है? नहीं। केवल शिक्षक सक्रिय रहता है? नहीं। छात्र निष्क्रिय रहता है? नहीं। अरे छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कौन से उपागम में? मॉरिसन उपागम में छात्र व शिक्षक दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ठीक है, चलो। हंट शिक्षण उपागम में, यहां में आएगा, हंट शिक्षण उपागम में क्या होता है? छात्र अधिक क्रियाशील होता है। नंबर 2, शिक्षक का स्थान गौण होता है। नंबर 3, उपरोक्त दोनों। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा? बताइए क्या आएगा आंसर? जल्दी से सोच के जवाब दो भाई। यस, हंट शिक्षण उपागम बिल्कुल आपने पढ़ा है। हंट शिक्षण उपागम जो चिंतन स्तर पर आधारित है, इसमें चिंतन कौन करेगा? बालक करेगा। तो छात्र अधिक क्रियाशील होता है, शिक्षक का स्थान गौण होता है, उपरोक्त दोनों। यहाँ उपरोक्त दोनों सही है, क्योंकि अधिक क्रियाशील जब छात्र रहेगा तो शिक्षक का स्थान गौण हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की भूमिका तो किसमें रहती है? मॉरिसन में। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं मॉरिसन में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हर्बर्ट में सक्रिय भूमिका शिक्षक की होती है, मॉरिसन में दोनों की होती है, और हंट में छात्र की होती है। ठीक है, चल। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड क्या है? पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल आपने पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को आपने पढ़ा है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है। इसके मूल्यांकन के मापदंड क्या हैं? पहला है पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा अनुभवी लेखक, और चौथा उक्त सभी। क्या होगा मापदंड? देखो, पाठ्य पुस्तक की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए पूरी पाठ्य पुस्तक, क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अंतर संबंधता उसमें होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अनुभवी लेखक की आवश्यकता होती है, उक्त सभी। आंसर क्या आएगा? उक्त सभी। सिंपल है। ठीक है, आगे चले।
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एपिडाइस्कोप कहाँ प्रयोग होता है? अंधेरे कमरे में, सूर्य की रोशनी में, छाया में या फिर मैदान में? बताइए। एपिडाइस्कोप कहाँ प्रयोग होता है? एपिडाइस्कोप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बेटा? एपिडाइस्कोप आपने पढ़ा है। और एपिडाइस्कोप को हम क्या बोलते हैं? चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र, ठीक है, जिसमें स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को बड़े आकार में दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है? अंधेरे कमरे में, ठीक है। एपिडाइस्कोप जिसे चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं, स्लाइड का प्रयोग इसमें होता है, बड़े आकार में चित्रों को दिखाया जा सकता है। और प्रयोग कहाँ होता है? अंधेरे कमरे में इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में किसका मार्गदर्शन करती है? किसका मार्गदर्शन करती है? बताइए। अध्यापक का, विद्यार्थी का, समाज का? नंबर 4 है 1 व 2 दोनों का। बताओ क्या आंसर आएगा? किसका मार्गदर्शन करती है? सीधी सी बात है, पाठ्य पुस्तक अध्यापक का मार्गदर्शन भी करती है, विद्यार्थी का मार्गदर्शन भी करती है। तो आंसर क्या आएगा? नंबर 4, ठीक है। आंसर क्या आएगा? नंबर 4। अध्यापक का भी मार्गदर्शन करेगी और विद्यार्थी का भी। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है भाई? बताओ। स्वतंत्र शिक्षण विधि के रूप में, सहायक उपकरण के रूप में, विद्यार्थी का मार्गदर्शक के रूप में, या उक्त सभी? क्या आंसर आएगा? सीधी सी बात है, पाठ्य पुस्तक की बात है। स्वतंत्र शिक्षण विधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन कर सकता है, चाहे घर पर अध्ययन कर सकता है, लाइब्रेरी में बैठकर के अध्ययन कर सकता है। सहायक उपकरण भी यह होता है, किसी भी तथ्य को यदि हमें समझना है तो उसको समझने के लिए सहायता ली जाती है किसकी? पाठ्य पुस्तक की। विद्यार्थी का मार्गदर्शक करती है क्या? पाठ्य पुस्तक। आंसर आएगा उक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP में क्या प्रयुक्त होता है? पाठ्य पुस्तक, हस्तलिपि, ट्रांसपेरेंसी या कैसेट? बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में आप जान चुके हैं, उसका चित्र भी आपने देखा था। कांच से बना हुआ एक बॉक्स होता है, उस कांच के ऊपर क्या रख दी जाती हैं? ट्रांसपेरेंसीज रख दी जाती हैं, ठीक है। नीचे से हाई पावर का प्रकाश उन ट्रांसपेरेंसी को पर्दे पर बड़े आकार में प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट में क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांसपेरेंसी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शिका। किसका प्रयोग होता है? पारदर्शिका का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एपिडाइस्कोप यंत्र का क्या कार्य है? क्या कार्य है भाई? वृहद चित्रों को लघु करना, लघु चित्रों को वृहद करना, लघु चित्र को लघुत्तम करना, चित्र को स्पष्ट दिखाना। बताओ क्या जवाब आएगा? एपिडाइस्कोप जिसे हम वही चित्र विस्तारक यंत्र बोलते हैं, तो इसका क्या कार्य होगा? जैसा कि मैंने हिंदी वर्ड आपको बता दिया है, चित्र विस्तारक यंत्र। तो चित्र विस्तारक यंत्र से आप आंसर तक भी पहुंच गए होंगे कि लघु चित्रों को क्या किया जाता है? वृहद चित्रों को विस्तार,
ठीक है, चित्र विस्तारक यंत्र, तो लघु चित्रों को वृहद करना ये कार्य होता है किसका, एपिडाइस्कोप का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का दोष है, क्या दोष है भाई बताओ, क्या दोष है? प्रशिक्षक लेखक, वस्तुनिष्ठ समीक्षा अभाव, प्रकाशकों की मनमानी, उक्त सभी। सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। बिल्कुल अप्रशिक्षक लेखक होते हैं, कोई भी बुक्स का प्रकाशन कर देता है, कोई भी बुक्स लिख देता है ना, 2-4 बुक इधर से उठाई, उनका कॉपी पेस्ट किया और बुक बन गई। जो बुक बना रहा है, जो बुक लिख रहा है, उसे खुद को उस विषय का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बुक्स छाप दी जाती हैं। वस्तुनिष्ठ समीक्षा अभाव रहता है इसमें, है ना, समीक्षा का अभाव, ये भी बहुत बड़ा दोष है। प्रकाशकों की मनमानी चलती है, तो आंसर आएगा उक्त सभी। ठीक है, आंसर आएगा उक्त सभी, सारे दोष हैं भाई। प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा दिया ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष कह दो या कह दो मूर्त, मूर्त वस्तुओं द्वारा दिया ज्ञान होता है। अल्पकालीन, अस्थायी, स्थायी, अनिश्चित। क्या आंसर होगा? ठीक है, क्वेश्चंस देखते चली जाइए। और बेटा मैं आपको बता दूं कि टाइम टू टाइम और अपडेट क्वेश्चंस, ठीक है, गहराई वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जाती है कहाँ पर, यूट्यूब पर। तो आप जो है यूट्यूब पर कोई भी क्वेश्चन वाली क्लास आती है तो उसको बिल्कुल मत छोड़ा करो ना, वो आपको बिल्कुल अटेंड करनी है। उसको अटेंड करने से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और लगभग यूट्यूब पर मैं क्लास लेती हूँ एवरी वेडनेसडे, ठीक है, एवरी वेडनेसडे क्लास लेती हूँ शाम को 8 बजे। ठीक है, कभी कभार टाइम चेंज हो जाए तो बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप किसी भी कंटेंट के और गहराई से क्वेश्चंस जानना चाहते हो, अच्छे से आत्मसात करना चाहते हो, तो YouTube वाली क्लासेस को जरूर अटेंड किया करो, उससे आपको बेहद और बेहद फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, यहाँ प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा दिया ज्ञान कैसा होता है बेटा? स्थायी होता है। कैसा होगा? स्थायी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? स्टीवेंसन, H.C. मॉरिसन, किलपैट्रिक या बैलार्ड? क्या आंसर दोगे? जल्दी बता दो, क्या आंसर दोगे? यस यस यस, H.C. मॉरिसन। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? H.C. मॉरिसन। सिंपल, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, पाठ योजना के 5 पद या 5 सोपान किसने दिए भाई? बहुत अच्छे से क्लियर किया है ये मैंने। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी जाकर के थ्योरी क्लासेस देखिए आप मेरी। ठीक है, 5 सोपान, पाठ योजना के 5 सोपान, पंचपदी सोपान को किसने प्रस्तुत किया? हर्बर्ट ने, स्पेंसर ने, किलपैट्रिक ने या जॉन ड्यूवी ने? क्या आंसर दोगे? ठीक है, हर्बर्ट। इसीलिए फ्रेडरिक हर्बर्ट को पाठ योजना का जनक माना जाता है। बिल्कुल, पाठ योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अमूर्त विचार उठा गेस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क में। उनके अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने दिया? हर्बर्ट ने, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने मूर्त रूप दिया। इन्होंने पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली का आविष्कार किया। इसीलिए पाठ योजना के जनक किसको कहा जाता है? हर्बर्ट को कहा जाता है। प्रस्तावना का मूल आधार है। प्रस्तावना, बिल्कुल, आप सभी ने बीएड किया है और बीएड करते समय आपने बच्चों को पढ़ाया होगा स्कूल्स में जाकर, तो सबसे पहले आप पूछते थे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? अधिगम सामग्री, समस्यामूलक प्रश्न, विशिष्ट उद्देश्य या पूर्व ज्ञान? क्या आंसर आएगा? प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रस्तावना प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? अधिगम सामग्री पर नहीं। समस्यामूलक प्रश्न तो अंतिम प्रश्न होता है, पूर्व ज्ञान पर।
ठीक है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। बच्चे से पहले वो प्रश्न पूछा जाता है जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, जिसका आंसर बच्चा आसानी के साथ दे सके। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि क्या लाभ है भाई बताओ? छात्रों का पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर न रहना, सीखना सरल व रोचक हो जाता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। बताओ सबसे बड़ा लाभ बताना है आपको। श्रव्य दृश्य सामग्री का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखो, छात्रों का पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर न रहना, नहीं भाई, पुस्तकीय ज्ञान भी जरूरी है। सीखना सरल व रोचक हो जाता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। सबसे बेस्ट आंसर यही है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ऐसी ऐसी लाइन लिखवाई भी हुई है मैंने। जब श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो सीखना सरल और रोचक हो जाता है, ऐसा शिक्षण प्रभावी होता है, ऐसा ज्ञान स्थायी होता है, बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, सीधे देखता है, सीधे सीखता है। किसके माध्यम से? श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण, दल शिक्षण, कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है। टीम टीचिंग जिसे बोलते हैं, एक टीम मिलकर के टीचिंग कराने का कार्य करती है, टीम टीचिंग कहा जाता है, दल शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा कक्ष में एक से अधिक अध्यापक होते हैं और सभी अध्यापक अपने अपने विषय के ज्ञाता होते हैं, जो मिल करके बच्चों को उचित शिक्षण कार्य करवाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक के प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। इससे आगे भी मैं नेक्स्ट क्लास भी क्वेश्चंस की ही लेकर आऊँगी, नेक्स्ट क्लास भी क्वेश्चंस की लेकर आऊँगी, ताकि जनरल वे में एक बार आपकी ये यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास भी लेकर आ रही हूँ मैं क्वेश्चंस के साथ। वापस से आप इस यूनिट को एक बार फिर देख लो। देखो बेटा, अभ्यास करना मत भूला करो। अभ्यास करने से जो विषय वस्तु यहाँ छप जाती है उसका मुकाबला नहीं होता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाओगे। अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बार बार बोल रही हूँ, वापस पढ़ो, अभ्यास करो, ताकि एग्जामिनेशन समय में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, केवल एक बार पढ़ने की ज़रूरत हो। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप देखें, इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.